नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। शुक्रवार को एसआईटी ने करीब 8 घंटे तक अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की है और आज एसआईटी की ओर से अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रशासन को सौंप दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 8 घंटे तक लगातार पूछताछ कल एसआईटी की ओर से की गई। इस दौरान एसडीआरएफ, दमकल विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन से सवाल जवाब किए गए। प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल, नियोजन विभाग, सिविल और इलेक्ट्रिकल विभाग, साथ ही स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है। एसआईटी ने उस पूरी एसडीआरएफ टीम से भी सवाल किए जो मौके पर इंजीनियर को बचाने पहुंची थी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच के दायरे में करीब 80 अधिकारी और कर्मचारी शामिल है और आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। जांच के दौरान एसआईटी 2 बार घटनास्थल पर गई और 3 बार नोएडा प्राधिकरण में बैठकर अधिकारियों से पूछताछ की है। इसी बीच नोएडा अथॉरिटी ने एसआईटी को 7 बिंदुओं पर 60 से ज्यादा पन्नों का जवाब सौंपा है और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी ने 80 अधिकारियों से पूछताछ की है। और चलिए अब बताते हैं एसआईटी जांच के बारे में। एसआईटी ने जहां पर 80 अधिकारियों से पूछताछ की है और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि जो ये पूछताछ थी काफी लंबी चली है और आज जो है रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। करीब 8 घंटों तक एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। वहीं एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण, जिला प्रशासन से सवाल जवाब भी हुए हैं और साथ ही इंजीनियर को बचाने आई एसडीआरएफ टीम से भी पूछताछ की गई है। जांच के दौरान 2 बार घटनास्थल पर एसआईटी गई और 3 बार प्राधिकरण में बैठकर अधिकारियों से पूछताछ की है। तो 2 बार घटनास्थल गई है एसआईटी की टीम जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था और इसी के साथ आपको ये भी बता दें 3 बार प्राधिकरण में बैठकर अधिकारियों से पूछताछ की है। प्राधिकरण ने एसआईटी को 60 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट भी एसआईटी को उपलब्ध करवाई गई है। आज एसआईटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इंजीनियर मौत मामले में टेक्निकल जांच अब पूरी तरह से तेज नजर आ रही है। पुलिस फॉरेंसिक टीम मोबाइल और डैश कैम खंगाल रही है। डैश कैम चिप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है। पानी में गिरने के बाद मोबाइल बंद होने की भी जांच हो रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ होगी जांच की थ्योरी। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से जांच की थ्योरी साफ होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, कहीं ऐसे बिंदु, कहीं ऐसे पहलू जिन पर जांच होना अभी और भी बाकी है, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहती है कि एसआईटी की ओर से जो जांच की गई है उसमें क्या कुछ चीजें रहती है। चिप को लेकर भी अभी जो स्थिति है वो भी साफ हो जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, एसआईटी आज हो सकता है कि अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दे और उधर प्राधिकरण की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें कौन कौन से अहम बिंदु शामिल किए गए हैं अपने पक्ष में। देखिए दीपशिका, एसआईटी ने कल तकरीबन 8 घंटे के आसपास पूछताछ की। 2 बजे के आसपास एसआईटी की टीम नोएडा प्राधिकरण में पहुंची और एसडीआरएफ के उस दस्ते को भी बुलाया गया था जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घटना स्थल पर मौजूद था। दमकल के वो तमाम कर्मी बुलाए गए जो वहां मौजूद थे और पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया जो उस घटना के वक्त वहां थे। सबसे पहले एसडीआरएफ से पूछताछ की गई और ये बात जानने की कोशिश की कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके की समस्या आई, किस तरीके के इक्विपमेंट की कमी थी कि इंजीनियर को नहीं बचाया जा सका। जो अधिकारी हैं उनसे अलग बैठकर पूछताछ की गई, जो कर्मचारी थे उनसे अलग बैठाकर पूछताछ की गई। इसके बाद दमकल विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की गई कि घटना स्थल पर कितने बजे पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, कौन कौन से सीनियर अधिकारी को फोन करके इस बात की जानकारी दी। और दमकल कर्मियों से पूछताछ करने के साथ साथ पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की कि उन्होंने अपने किन किन वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया और वरिष्ठ अधिकारी कितने समय बाद वहां पर पहुंचे। इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद फिर प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की गई। जैसे कि हम शुरू से बता रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण का ट्रैफिक सेल जिसको संज्ञान ले लेने चाहिए था 31 दिसंबर को जब ट्रक वाली घटना हुई थी, संज्ञान नहीं लिया गया। सिविल डिपार्टमेंट की
तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया। और नियोजन विभाग जो ग्रुप हाउसिंग और इन प्लॉटों के बारे में जानकारी रखता है या तमाम प्लान करता है, नियोजन विभाग की तरफ से इस प्लॉट में पिछले कई साल से जो पानी भरा हुआ था, क्या कदम उठाए गए, जो बेसमेंट की खुदाई की गई थी वो नियमों के मुताबिक की गई थी या नहीं की गई थी, क्योंकि जानकारी ये भी निकल कर आई है कि बिल्डर के द्वारा बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर बेसमेंट खुदाई का टेंडर जारी किया गया और 1 से 1.5 साल तक खुदाई होती रही, क्योंकि यमुना के बिल्कुल किनारे का प्लॉट है तो रेत की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी थी और 15,000 रुपये पर ट्रक के हिसाब से जो रेत है वो वहाँ पर बेचा गया। तो ये तमाम सवालों के जवाब जिला प्रशासन से भी पूछे गए कि खनन अधिकारी द्वारा जब परमिशन दी गई थी यहाँ पर बेसमेंट खोदने के, तो कितने फीट तक बेसमेंट खोदने की परमिशन थी और अगर बेसमेंट ज़्यादा खुदा तो क्या कार्रवाई की गई खनन विभाग की तरफ से। तो तमाम जो भी विभाग हैं उन सबसे सिलसिलेवार 8 घंटे तक पूछताछ की गई है। अब तक 3 बार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से पूछताछ की जा चुकी है। 2 बार जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण भी एसआईटी की तरफ से किया गया है। जो मृतक इंजीनियर हैं उसके पिता से सबसे पहले पूछताछ की थी और उस रात के मंजर के बारे में जाना था, जब एक पिता बार बार एसडीआरएफ से, पुलिस से, दमकल कर्मियों से इस बात की गुहार लगा रहा था कि उनके बेटे को समय रहते बचा लिया जाए। उसी आधार पर ये जो तमाम सवाल हैं लिखित में भी प्राधिकरण और संबंधित विभाग से लिए गए। इसके अलावा मौखिक जो उनका बयान था वो भी कल दर्ज किया गया है। अब माना यह जा रहा है कि एसआईटी इन पूरे बयानों के आधार पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। शायद आज शाम तक इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाए और उसके बाद शासन स्तर पर जो भी गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों द्वारा तमाम शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया गया, यहाँ पर उचित कदम नहीं उठाए गए, 31 तारीख की घटना का भी संज्ञान नहीं लेने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। दूसरी तरफ दमकल विभाग को लेकर भी तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो दमकल विभाग पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखना होगा। और सूत्रों ने इस बात का भी दावा किया है कि जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं वो निचले स्तर के कर्मचारियों पर पूरे मामले को डालते हुए नजर आए थे, जिस पर एसआईटी द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की गई और 1-2 जो लिखित रिपोर्ट दी गई थी उनको वापस किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। निचले स्तर के अधिकारियों को सीधा जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही थी। एक तरफ तो सीईओ पर कार्रवाई हुई जो सबसे बड़े अधिकारी नोएडा प्राधिकरण के थे, और दूसरी तरफ जेई और सीनियर मैनेजर जैसे लोगों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश भी इस पूरे प्रकरण में हुई। तो फिलहाल एसआईटी ने काफी गहनता से पूछताछ की है। घटना स्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी बातचीत की थी और वहाँ जो घटनाक्रम था उसको भी समझा था। अब रिपोर्ट शासन के पास जाने के बाद फिलहाल देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई अब सरकार के द्वारा इस पूरे प्रकरण में की जाती है। जी दीपशिका। बिल्कुल अमित, किस तरीके की कार्रवाई रहेगी और कितनी सख्त कार्रवाई रहेगी ताकि भविष्य में नजीर बन जाए, इस पर तमाम हमारी नजरें रहेंगी। इसके अलावा अमित, जहां पर ये दुर्घटना हुई थी और साथ ही कई ऐसे ब्लैक स्पॉट है जो चिन्हित किए गए, आपकी ओर से भी उन्हें कवर किया गया। न्यूज़ स्टेट की टीम लगातार धरातल पर रही है मौजूद। वहां पर फिलहाल प्राधिकरण की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए इस पूरे प्रकरण में एक तरफ जहां एसआईटी जांच कर रही है, वहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कोई खास कदम उठाते हुए इस घटना के बाद से दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस की भी जांच इसमें काफ़ी तेज है। पुलिस द्वारा जो बिल्डर हैं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक फोरेंसिक टीम को एक्टिव किया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके मुआवने का निरीक्षण करने के साथ साथ कार के डैशबोर्ड में जो चिप लगी हुई थी उसको हासिल किया है, फोरेंसिक जाँच कराई है और चिप के अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उस वीडियो से असल में घटनाक्रम किस तरीके से हुआ है उसको जानने की कोशिश की जा रही है। जो अभी तक की जांच की थ्योरी है वो वीडियो के सामने आने के बाद बदल सकती है। साथ ही मोबाइल को लेकर पुलिस द्वारा जो कॉल डिटेल निकाली गई थी उसमें मोबाइल बंद होने का जो समय है उससे मिलान किया जाएगा फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद में। और मोबाइल कितनी देर तक चलता रहा, मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं था इसलिए स्विच ऑफ दिखा रहा था, या वास्तव में मोबाइल बंद हो चुका था, क्योंकि जो मोबाइल था युवराज का वो वाटर प्रूफ मोबाइल था। इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है। तो पानी के अंदर जाने के बाद बंद हुआ या उसकी बैटरी डाउन होने से बंद हुआ, उसकी जाँच की जाएगी। दूसरी तरफ जो सवाल आपका शहर के गड्ढों को लेकर है, शहर के गड्ढों को लेकर अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हमारी भी पड़ताल में सामने आए जो सीधे डेथ पॉइंट हैं, जहां पर हल्का सा पानी भरने के बाद से या तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के दौरान लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। तमाम लोगों के द्वारा शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही हैं अलग अलग लेवल पर, लेकिन जिन संबंधित अधिकारियों को हमारे साथ आपके पास मैं एक बार फिर से लौटूंगी जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।